हेलो एवरीवन। सो आज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। सो देखते हैं सबसे पहले टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। यानी कि अगर दो पार्टीज है, उन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उन लोग एक दूसरे को प्रॉमिस किए हैं कुछ परफॉर्म करने का, कुछ ड्यूटी परफॉर्म करने का, तो कौन से टाइम और प्लेस पे उन लोग को परफॉर्म करना होगा वो प्रॉमिस, वो देखते हैं। पहला है when no application is to be made and no time is specified। तो यहाँ पे है, अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के वक्त टाइम नहीं मेंशन किया हुआ है किस टाइम पे परफॉर्म करना है, और लिखा हुआ है व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, यानी कि जो प्रॉमिसी है वो रिक्वेस्ट या डिमांड नहीं करेगा किस दिन पे डिलीवर करना है गुड्स या सामान देना है या ड्यूटी परफॉर्म करना है। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस केस में द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, अगर टाइम मेंशन नहीं है और एप्लीकेशन या की रिक्वेस्ट, कोई प्रॉमिसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है या डिमांड नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के लिए, तो उस टाइम पे जो प्रॉमिसर है उसको परफॉर्म करना होगा कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम क्या है, वर्किंग डे। वर्किंग डे होना चाहिए, ऐसा ना हो संडे हो या सैटरडे हो अगर ऑफिस बंद है, उस टाइम पे परफॉर्म नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा है यूजुअल वर्किंग आवर्स में, मतलब टाइम जो है वो सही रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि रात को परफॉर्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। टाइम जो यूजुअल वर्किंग आवर्स है बिजनेस का, उसमें होना चाहिए। और आगे रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द यूसेज ऑफ ट्रेड, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वही है कि जो रीजनेबल टाइम है वो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के लिए कौन सा टाइम बेटर होगा, अच्छा होगा, सही होगा। आगे है where टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। ये है सेक्शन 47 में। तो यहाँ पे है कि when terms of the contract say that the promisor has to perform the contract without any request by the promisee, यानी कि जो promisor है उसको perform करना है बिना promisee के request का। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है एंड promisee बाद में उसको डिमांड नहीं करेगा किस दिन परफॉर्म करना है, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, और उन लोग को उसी प्लेस में और डेट में, एग्जैक्ट डेट में परफॉर्म करना है अपना ड्यूटी, जो कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त डिसाइड हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ है ऑन द प्लेस स्पेसिफाइड बाय द प्रोमिसी एंड ऑन द एग्जैक्ट डेट स्पेसिफाइड बाय हिम। कॉन्ट्रैक्ट बनने टाइम जिस प्लेस और डेट, जो प्लेस और डेट स्पेसिफाई किया हुआ था उसी डेट में परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं हो कि वो वेट कर रहे हैं कि प्रॉमिसी कॉल करके बोलेगा कि आप आज परफॉर्म करिए, ये नहीं है। जो डेट और प्लेस ऑलरेडी डिसाइडेड है उसी डेट एंड प्लेस में उन लोग को परफॉर्म करना है कि, और आगे है इन सच केस द प्रोमिसर में परफॉर्म द प्रॉमिस ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। और ऐसे टाइम पे उन लोग को जो बिजनेस का जो यूजुअल आवर है, यूजुअल वर्किंग आवर है, उसी में परफॉर्म करना है, 9 to 5 या जो भी है, उसी वर्किंग आवर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर सपोज टाइम दिया हुआ है डिलीवर करने का 10 AM to 5 PM, तो उसके बीच में ही डिलीवर करना है, अगर उसके बाद डिलीवर किया तो वो गलत हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आगे है एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, सेक्शन 48। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो उसी दिन पे परफॉर्म किया जाएगा बाय अ प्रोमिसर, जब प्रोमिसी खुद डिमांड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा कि इस दिन पे आई वांट द परफॉर्मेंस टू बी डन। ठीक है, वो बोलेगा कि आप आज इस दिन पे डिलीवर करिए गुड्स, तो उस टाइम पे जो प्रोमिसर है उसी अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। जब प्रोमिसी है, प्रोमिसी जिस दिन रिक्वेस्ट करेगा, जिस दिन और जिस टाइम पे रिक्वेस्ट करेगा, उसी अकॉर्डिंग प्रोमिसर को वो परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी होना चाहिए यूजुअल बिजनेस आवर्स में एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोमिसी। हिम है यहाँ पे प्रोमिसी। आगे है where no place is fixed and no application has to be made
टू द प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी। यानी कि कोई भी प्लेस फिक्स्ड नहीं है और कोई भी प्रोमिसी जो है वो कोई भी रिक्वेस्ट, लिखा है दैट नो रिक्वेस्ट हैज टू बी मेड बाय द प्रोमिसी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्लेस भी फिक्स्ड नहीं है एंड प्रोमिसी को भी कोई रिक्वेस्ट या डिमांड नहीं करना है टू द प्रोमिसर। ठीक है, ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट में। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, ड्यूटी क्या होगा प्रोमिसर का उस सिचुएशन में? जो प्रोमिसर है उसको प्रोमिसी से पूछना पड़ेगा, लिखा हुआ है प्रोमिसर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू रिक्वेस्ट द प्रोमिसी a place reasonable to both where the goods can be delivered and then accordingly perform the contract। तो प्रोमिसर जो है उसको प्रोमिसी से पूछना पड़ेगा कि किस दिन पे या किस टाइम पे वो गुड्स डिलीवर करे। एग्जाम्पल यहाँ पे, शीला entered into a contract for supplying 100 cartons of ground floor to Anu on 5th September at a specific price। On the due date of performance, इन लोगों का डेट डिसाइडेड है, ठीक है, डेट डिसाइडेड है बट प्लेस डिसाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे है ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस शीला मस्ट अप्लाई टू रिक्वेस्ट अनु। शीला यानी कि जिसको डिलीवर करना है गुड्स, वो रिक्वेस्ट करेगी अनु को और पूछेगी कि किस प्लेस पे, कोई रीजनेबल टाइम बताइए एंड कौन सा प्लेस बताइए जहाँ पे आई विल डिलीवर द गुड्स टू यू। तो यहाँ पे प्रोमिसर को प्रोमिसी से पूछना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा टाइम प्लेस। ठीक है, आगे है when the performance has to be made in the time and manner as specified by the promisee section 50। तो यहाँ पे जो प्रोमिसर है उसको उसी अकॉर्डिंग, उसी टाइम एंड प्लेस एंड डेट पे परफॉर्म करना पड़ेगा जो प्रोमिसी स्पेसिफाई किया है, जो प्रोमिसी प्रिस्क्राइब किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस में बी मेड इन एनी मैनर और एनी टाइम which the promisee prescribes। Thus, the promiser needs to perform his promise as sanctioned or prescribed by the promisee। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब है म्यूचुअल प्रोमिसेस, मतलब दोनों ही पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, दोनों ही पार्टी प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी है, वो होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जब एक पार्टी ए भी प्रॉमिस कर रहा है बी को कुछ परफॉर्म करने का और बी भी प्रॉमिस कर रहा है ए को कुछ परफॉर्म करने का, टू वेज होता है ये। ठीक है, उसको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, promises which form the consideration or a part of the consideration for each other are called reciprocal promises। In other words, it is a promise in exchange for a promise। ठीक है, एक ने प्रॉमिस किया और दूसरे ने भी प्रॉमिस किया। और यहाँ पे है इन सच केसेस देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन ईच पार्टी टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द अदर्स प्रोमिसेस। दोनों का ही ड्यूटी बनता है, जो भी वो प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म करना, एंड दोनों को ही एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। ठीक है ना, एंड टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स प्रोमिसेस। इन केस of reciprocal promises, each party to a contract is a promiser as well as a promisee। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो पहला है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो प्रॉमिस हुआ है, सपोज ए ने प्रॉमिस किया है बी को दैट ही विल बिल्ड अ हाउस फॉर बी, और बी प्रॉमिस किया है ए को दैट ही विल पे अ फिक्स्ड प्राइस टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ने प्रॉमिस किया और दोनों कभी भी परफॉर्म कर सकता है। ऐसा ना हो कि ए वेट कर रहा है बी का कि बी जब पैसा देगा तभी आई विल स्टार्ट बिल्डिंग द हाउस, या बी वेट कर रहा है ए का कि ये हाउस मेरा घर बना दिया उसके बाद आई विल पे हिम द फिक्स्ड प्राइस। ऐसा नहीं है, दोनों ही पार्टी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है किसी भी टाइम पे, उन लोग को वेट करने का जरूरत नहीं है एक दूसरे का। आगे है कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस करता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, और यहाँ पे एक पार्टी का परफॉर्मेंस करना जरूरी होता है पहले। यानी कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों ही पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, ए बोला है बी को दैट आई विल डिलीवर गुड्स और बी प्रॉमिस किया है ए को कि आई विल पे यू द मनी, तो यहाँ पे क्या है, ए का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है बी का प्रॉमिस। ठीक है, अगर ए ए अगर अपना गुड्स डिलीवर कर दिया तभी बी पेमेंट करेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द
ऑन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बाय द अदर पार्टी। प्रायर परफॉर्मेंस से पहले ए को गुड्स डिलीवर करना होगा बी को, तभी बी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ द प्रॉमिसेस आर म्यूचुअल और डिपेंडेंट, मतलब एक का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एक ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया, फिर दूसरा पार्टी परफॉर्म करेगा अपना प्रॉमिस। और यहाँ पे अगर किसी रीजन से ए डिलीवर नहीं किया गुड्स, तो तो ए का यहाँ पे ए का गलती रहेगा, ठीक है। और अगर कुछ भी लॉस हुआ है बी को, तो वो क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर ए गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो ए बी को नहीं बोल सकता कि आप अपना प्रॉमिस करिए, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा था ए के परफॉर्मेंस पे। तो वही है कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। आगे है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट का मतलब होता है समथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। मतलब कि क्लियर है, अगर समथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम मतलब दोनों ही पार्टीज प्रॉमिस किया है और दोनों ही पार्टीज का परफॉर्मेंस सेम टाइम पे होना चाहिए। ए अगर डिलीवर कर रहा है गुड्स बी को 10 बजे मंडे, तो बी को भी मंडे 10 बजे अपना पेमेंट कर देना है उसको। यानी कि दोनों ही पार्टीज अपना जो प्रॉमिस है डिलीवर करने का और पेमेंट करने का साथ ही में परफॉर्म किया है एक टाइम पे। वही होता है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट में। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट्स या फिर एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट्स। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें पेमेंट किया जा रहा है, तो वो पेमेंट का एडजस्टमेंट कैसे हो। जैसे कि अगर डेटर है और क्रेडिटर है, डेटर जो है उसका काफी कर्ज है, ठीक है, और उसको अपना कर्ज को चुकाना है, उसका जितना भी डेट्स है उसको रिपे करना है। एंड अगर वो पेमेंट कर रहा है जो भी, वो है यहाँ पे लिखा हुआ इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई द होल इंडेटनेस। तो अगर वो जो भी पेमेंट कर रहा है, वो उसका जितना भी कर्ज है वो पूरा कर्ज को नहीं चुका पाएगा उस पेमेंट से। फॉर एग्जाम्पल जो डेटर है, वो अगर क्रेडिटर से 3 टाइम लिया है पैसा, ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000 का जो डेट्स है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, और वो जो पेमेंट किया जा रहा है वो है 20,000। तो ऑब्वियसली उसका टोटल डेट है कितना, 30 + 20 + 10, 60 है उसका टोटल डेट, लेकिन वो पे कर रहा है 20। तो ये 20,000 कौन से सेक्शन में अप्लाई होगा, ये लिखा हुआ है एज टू विच ऑफ द डेट्स द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड। तो कौन से सेक्शन में कौन सा डेट में वो पेमेंट है जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे लॉ जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन दिया हुआ है 59 to 61। उसमें ये सारा जो क्वेश्चन है कहाँ पे अप्लाई होगा, वो डेट्स किस टाइप से अप्लाई होगा, उसका रूल्स दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं। डेटर्स एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी फॉलोड। यानी कि जो डेटर है, सपोज सेम एग्जांपल, डेटर का कर्ज है जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 10,000, 20,000, 30,000। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेटर्स एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी फॉलोड। एंड डेटर जो बोल रहा है वो 20,000 जो पे कर रहा है अमाउंट, वो एडजस्ट होगा सेकंड वाले सेक्शन में जो कि 20,000 है, ठीक है। तो जो क्रेडिटर जो है उसको उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा डेटर का इंस्ट्रक्शंस। और वो जो उसका बीच वाला सेक्शन का डेट है वो उसमें अप्लाई करेगा, और वो वाला डेट उसका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, रीपे हो जाएगा। आगे है डेटर इम्प्लाइड इंटेंशन मस्ट बी फॉलोड। तो यहाँ पे है इस सेक्शन में है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे लिखा नो एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस डेटर नहीं दिया है कि कौन से पार्ट ऑफ कौन से सेक्शन ऑफ डेट में उसका जो पेमेंट है वो रिपे करना है या वो क्लियर करना है, कौन सा डेट को क्लियर करना है, तो उस केस में जो क्रेडिटर है उसको लिखा हुआ है देन डेटर्स इम्प्लाइड इंटेंशन शुड बी गैदर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वही सेम एग्जांपल है, डेटर 3 सेक्शन है, 10,000, 20,000, 30,000, ये तीनों को उसको रीपे करना है। एंड जो डेटर है वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए वो 20,000 का चेक दिया क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर को ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि जरूर बीच वाले सेक्शन में के लिए दिया होगा, क्योंकि इसका अमाउंट सेम है, ठीक है। तो यही है सेकंड में, यही है कि अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया हुआ है तो जो क्रेडिटर है उसको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, ठीक है, कि जो डेटर है उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि वो 20,000 ही दिया तो उसका इंटेंशन होगा सेकंड सेक्शन ऑफ डेट को ही क्लियर करना। आगे है एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर। तो अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो डेटर है
वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस नहीं दिया रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन, तो उस केस में ऑप्शन चला जाता है क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर अपने अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट है वो अप्लाई कर सकता है टू एनी डेट्स लॉफुली ड्यू फ्रॉम द क्रेडिटर। ठीक है, तो जहाँ पे डेटर नहीं बताया है कि कौन सा जो पेमेंट है वो किस डेट्स में रिपे होगा और एडजस्ट होगा, तो उस केस में ऑप्शन चला जाता है क्रेडिटर के पास। और ये वो भी डेट्स इंक्लूड करता है विच इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। आगे है एप्रोप्रिएशन बाय लॉ। तो इस केस में जहाँ पे ना तो डेटर ना तो क्रेडिटर हैज मेड एनी अप्रोप्रिएशन, उन लोग दोनों में से कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस नहीं दिए हैं रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएशन, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड इन द डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम एडजस्टमेंट होता है। सपोज जो डेटर है वो लिया है 10,000 जनवरी में, देन 20,000 मार्च में, देन 30,000 जो है वो नवंबर में लिया है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम एडजस्ट होगा। पहले जनवरी का अमाउंट एडजस्ट होगा, देन मार्च का होगा, देन नवंबर का होगा। और ये सारा इंक्लूड करता है टाइम बार्ड पेमेंट डेट्स भी। टाइम बार्ड डेट्स यानी कि जो डेटर है अगर वो डेट लिया है कुछ डेट लिया है कभी, और उसका रीपेमेंट किए हुए 3 साल हो गया, मतलब वो रीपेमेंट किया ही नहीं है उसका, ठीक है, वो एडजस्ट किया ही नहीं है पेमेंट। तो ऐसे ऐसे केसेस में जहाँ टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाता है, बहुत ज्यादा ईयर्स हो जाता है, मे बी 3 ईयर्स और मोर, 3 to 10 ईयर्स तक रेंज करता है, तो ज्यादा हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट वो सारा टाइम बाद डेट्स हो जाता है। ठीक है, बाद में वो क्रेडिटर जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं वो अमाउंट, तो वो सारा भी इंक्लूड हो जाता है इस केस में। And if there is more than one debt of a certain date, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. तो अगर एक दिन में दो से एक से ज्यादा डेट लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, तो उस केस में जो पेमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट होगा। आगे है व्हेन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ ड्यू। यहाँ पे if a payment is insufficient to cover the interest as well as the principal and it has been made without expressly stating whether it is towards interest or principal, payment is to be applied towards interest first and then the balance to principal। तो ऐसा केस में जहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो पेमेंट हो रहा है वो पहले प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्ट हो या इंटरेस्ट में। सपोज बोरो किया हुआ है मनी 1,000 रुपीज एंड उसमें इंटरेस्ट है 500 या 300, सपोज 300 इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है 1,000, और जो रीपे हो रहा है वो है 500 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे एडजस्ट कैसे होगा, पहले जो इंटरेस्ट है 300, वो इंटरेस्ट क्लियर होगा सबसे पहले, ठीक है ना, अप्लाई टुवर्ड्स इंटरेस्ट फर्स्ट, एंड उसके बाद जो बैलेंस है प्रिंसिपल अमाउंट जो 1,000 है उसमें एडजस्ट होगा। तो 300 क्लियर हो गया इंटरेस्ट, फिर जो 500 में से 200 बचा वो हो जाएगा आपको प्रिंसिपल अमाउंट में से बैलेंस में उसमें एडजस्ट हो जाएगा। आगे है it may be emphasized that if the creditor accepts the payment, he must follow the above rules of appropriation. Otherwise, he must refuse to accept the payment. तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो क्रेडिटर है वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट फ्रॉम द डेटर, तो उसको ये सारे रूल्स फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसी अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना होगा। अदरवाइज उसको रिफ्यूज कर देना होगा, ही मस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट। तो आप लोग का इतना टॉपिक्स था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। आगे हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।